नमस्कार दोस्तों, श्याम ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरा नाम बालू चौधरी है। मैं राजकीय शिक्षक यानी गवर्नमेंट टीचर हूं। मेरी पोस्टिंग गुड़ामलानी में है। GUPS में मैं मैथ्स पढ़ाता हूं और मैथ्स में पिछले रीट में मेरे 30 में से 29 नंबर आए थे और सब इंस्पेक्टर का एग्जाम और फिजिकल मैंने क्वालिफाई कर चुका हूं और करीब 1.5 वर्ष मैंने केंद्रीय विद्यालय में सेवा दी है। हाल ही में यानी पिछले कुछ महीनों से कोरोना ने हमारे देश का हालत बिगाड़ दिया, जिसमें जान माल दोनों को भी नुकसान हुआ। इस वजह से स्कूल व कॉलेज बंद है ताकि बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं। तो इसीलिए मैंने एक YouTube में चैनल बनाया है जिसका नाम है श्याम ऑनलाइन क्लासेस। तो ये उन बच्चों के लिए या जो विद्यार्थियों के लिए है, ये कक्षा 5 से लगा के 10 और तथा रीट के लिए रीट के पर्पज से बनाया है। तो इसमें रीट का संपूर्ण सिलेबस होगा और कक्षा 5 से लगा के 10 तक का पूरा सिलेबस सीक्वेंस यानी क्रमबद्धता के साथ होगा। और ये जिनकी मैथ्स कमजोर है यानी 0 लेवल है या फिर मैथ्स नॉर्मल है, उनके लिए ये मील का पत्थर साबित होगा। और अन्य प्रतियोगिता परीक्षा की जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं या विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी मील का पत्थर ही साबित होगा। और करीब रीट का 2 माह में ये कोर्स पूरा हो जाएगा और 5वीं से 10वीं तक के लिए 4 माह में ये कोर्स पूरा हो जाएगा। नोटिफिकेशन आने वाला है, रीट की घोषणा हो गई है, अप्रैल में रीट है और 4 महीने पड़े। 2 महीने में मैं कोर्स आपका अच्छी तरीके से पूरा मुझ पे विश्वास कीजिए, पूरा जैसे मेरा पेपर हुआ वैसा ही आपका होगा। और आप वीडियो को पूरा देखेंगे और आराम से समझेंगे तो बिल्कुल आपको 100% आपकी मैथ कवर हो जाएगी। चाहे आपका वीक कितना भी लेवल वीक हो, आप वो दिमाग से निकालो कि गणित मुझे समझ में नहीं आती है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि पूरी की पूरी गणित आपको मैं अच्छी तरीके से समझाऊंगा। तो सर्वप्रथम बात करते हैं, गणित को हमने 5 भागों में विभाजित किया है। कितने भागों में विभाजित किया है कि 5 भागों में। सबसे पहला अंक गणित, दूसरी रेखा गणित या क्षेत्रमिति, तीसरी बीज गणित, चौथा वैदिक गणित और 5वां है जो आंकड़े यानी डाटा। ये 2 पहली और दूसरी यूनिट एक तरह के दोनों पार्ट है जो जितने भी एग्जाम होते हैं उन सब एग्जाम में इन पार्ट को सम्मिलित किया जाता है। कोई भी एग्जाम हो जिसमें गणित है उसमें ये दोनों पार्ट शामिल होते हैं, अंक गणित, रेखा गणित और क्षेत्रमिति, ये पार्ट शामिल होते हैं। तो सर्वप्रथम इनमें मैं कौन कौन से हम टॉपिक करेंगे, सभी टॉपिक करेंगे, हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। मेजर ये देखो टॉपिक, सबसे पहले संख्या पद्धति, ये रीट में भी है, कक्षा 6 से लगा के 10 तक भी है। भिन्न, अभाज्य, गुणनखंड, लसक, मसक, औसत, एवरेज, एकीक नियम, लाभ हानि, सरल ब्याज, प्रतिशत इत्यादि ये प्रश्नावली हम अच्छी तरीके से करेंगे। बिल्कुल इनको 0 लेवल से पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे ताकि कोई भी सवाल आए तो आप इजी वे में एग्जाम में कर पाओगे। नहीं तो हम शॉर्ट में नहीं पढ़ेंगे, हम पूरा विस्तारित रूप पढ़ेंगे ताकि आपको एक अपनी अच्छी सी नोटबुक बना लीजिए और उसमें आप नोट कीजिए। पूरा का पूरा हम डिटेल से पढ़ेंगे। जो आपकी कौन सी क्लास है या किसकी तैयारी कर रहे हो कोई मतलब नहीं है, पर ये सब टॉपिक होंगे और आप एक बेहतरीन नोट्स की तरह बना लीजिए ताकि आपको ये मील का पत्थर साबित होगा। आप मुझ पर विश्वास कीजिए। दूसरी है रेखा गणित या क्षेत्रमिति। अब रेखा गणित और क्षेत्रमिति में क्या क्या टॉपिक है, बिंदु है, रेखा है, किरण है, रेखाखंड है, कोण है, ज्यामितीय आकृतियां हैं। और ज्यामितीय आकृतियां में कौन कौन सी, देखो त्रिभुज है, वर्ग है, आयत है, चतुर्भुज है। चतुर्भुज में चारों प्रकार, समलंब, समांतर, समचतुर्भुज, पतंग। और बहुभुज है, वृत्त है और त्रिविमीय आकृतियां। ये तो 2D यानी 2 डायमेंशन द्विविमीय आकृतियां और ये है 3D यानी D का मतलब होता है डायमेंशन यानी 3D यानी त्रिविमीय आकृतियां, जिसमें घन, घनाभ,
बेलन, शंकु, गोला और पिरामिड। ठीक है, इनको करेंगे। उसके बाद में बीज गणित आती है। बीज गणित में सरलीकरण, बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजकों की जोड़, बीजीय व्यंजकों के घटा, बीजीय व्यंजकों के गुणा और बीजीय व्यंजकों के भाग यानी विभाजन प्रक्रिया और समीकरण। ये मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। आपका एक्स वाला डर है जो 100% मिट जाएगा। आपको एक्स फिर आपको अच्छा लगने लग जाएगा कि एक्स वाई क्या है। बस कुछ भी नहीं है, आप अच्छे से समझना, पूरा का पूरा आप ये सिलेबस हो जाएगा आपका। उसके बाद है वैदिक गणित और उसके बाद है आंकड़े, और इनको भी मैं लास्ट में करवाऊंगा। तो हमारा सीक्वेंस से चलेगा पूरा का पूरा पोर्शन। सबसे पहले अंकगणित, अंकगणित में संख्या पद्धति। चलो तो हम आज संख्या पद्धति से ही स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति इंग्लिश में बोलते हैं इसको नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति को हम विस्तृत रूप देंगे कि संख्या पद्धति है क्या, संख्या में किस किस प्रकार की संख्या आती है। और जब मैं लिखता हूं उसके बाद पूरा बोर्ड भरता है, तो आप या तो स्क्रीन में साइड में हो जाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर वीडियो आप पॉज करके देख सकते हो आराम से। वीडियो पॉज यानी रोक कर फिर लिख लेना अच्छे से, फिर आगे स्टार्ट कर सकते हो। नहीं तो फिर आप लिखोगे तो जब तक के लिए काफी टाइम जाएगा आपका। या फिर कोई है जो लिखना बाद में चाहता है, पहले देखना चाहता है, तो आप ऐसे पहले वीडियो देख सकते हो, उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लिया आपने तो स्क्रीनशॉट में कॉपी में नोट कर सकते हो। तो ये बेहतर रहेगा, जो आपको उचित लगे उस हिसाब से करना है। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में सबसे पहले आता है अंक। भाई अंक है क्या, किसे कहते हैं? गणितीय चिन्ह, गणित में वे चिन्ह या संकेत जिनको हम गिनने के लिए काम में लेते हैं उसे अंक कहते हैं। जैसे अंक कितने होते हैं? अंक टोटल 10 होते हैं। आपने सोचा होगा कि अंक 9 ही होते हैं, 1 से लगा के 9 तक, पर 1 से लगा के 9 तक नहीं, अंक 10 होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल 0 से लगा के 10 अंक हो गए। तो लिखते हैं पहले अंक के बारे में। अंक गणित में 10 अंक होते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल मिला के कितने अंक हो गए? 10। अब है अंक हो गए, ये तो एक नॉर्मल बात है, अंक हो गए। अब अंकों से मिलके संख्या बनती है। 2 या 2 से अधिक अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। जैसे 25 हो गया, 32 हो गया, 11 हो गया, तो लिखते हैं बी। संख्या 2 या 2 से अधिक अंकों से मिलकर संख्या बनती है। इनका समूह भी होता, या फिर इनसे मिलकर जो संख्या बनती, इनसे मिलकर संख्या बनती है, या फिर 2 या 2 से अधिक अंकों का समूह। जैसे एग्जांपल में 35
505, इसमें 0 शामिल हो गया। अगर हम अंक 9 लेते तो ये 0 कहां से आता और ये संख्या बन जाती, इसीलिए अंक 10 होते हैं। और 0 का आविष्कार किसने किया आपको पता ही होगा, और भारत में हुआ है। तीसरा है, अब ये अंक और संख्या हो गई। अब ये संख्या भी खूब प्रकार की संख्या होती है, इसलिए इस टॉपिक को नाम दिया है संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति में कौन कौन से संख्या है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, वे संख्या जो 1 से स्टार्ट होके अनंत तक चलती है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। जो कहां से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। तो पहले लिख लेते हैं, जो संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल 1 2 3 ऐसे करके अनंत तक, ये 8 इसको अनंत बोलते हैं। जैसे मैंने लिख लिया 8.5, क्या ये प्राकृत संख्या है, ये प्राकृत संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये दशमलव में है, दशमलव संख्या है, पॉइंट में है ये तो। अब प्राकृत संख्या की क्या विशेषता है भाई, कैसे प्राकृत संख्या हो सकती है, दो प्राकृत संख्याओं का हमेशा अंतर है जो समान रहेगा, और दो प्राकृत संख्याओं का योग या प्राकृत संख्याओं का योग हमेशा प्राकृत संख्या ही होगी। प्राकृत संख्याओं का गुणनफल हमेशा प्राकृत संख्या ही होगा। तो लिख लेते हैं इनकी क्या विशेषता है, दो प्राकृत संख्याओं का योग प्राकृत संख्या ही होगा। ठीक है ना, दो प्राकृत संख्या जोड़ेंगे तो सामने वाली प्राकृत संख्या आएगी। जैसे 2 और 3 को ले लेते हैं 5, तो 5 प्राकृत संख्या आएगी, ये कॉमन है। फिर है प्राकृत संख्याओं का गुणनफल हमेशा प्राकृत संख्या ही होगा। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर मैं मिटा रहा हूं इसको। वापस एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं संख्या पद्धति। यानी संख्या पद्धति में सबसे पहला पॉइंट है अंक। गणित में वे चिन्ह या संकेत जिनको हम गिनने के लिए काम में लेते हैं, जो मात्रा हो उसमें जोड़ने घटाने का सबका हो गया। अब तो संक्रिया का भी प्रयोग होने लग गया, परंतु स्टार्टिंग में गणित को अंक है जो गिनने के लिए काम आते थे। गणित में 10 अंक होते हैं। संख्या 2 या 2 से अधिक अंकों से मिलकर संख्या बनती है। फिर प्राकृत संख्या, जो संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। अब इन प्राकृत संख्या की विशेषता है, दो प्राकृत संख्याओं का योग प्राकृत संख्या ही होगा।
और दूसरी है प्राकृत संख्याओं का गुणनफल हमेशा प्राकृत संख्या ही होगा। अब आगे जाते हैं अगली संख्या पे। अगली है पूर्ण संख्या। ये थी प्राकृत संख्या और अगली है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, बस कुछ भी अंतर नहीं है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है बस। प्राकृत संख्या में जीरो को शामिल कर लिया तो क्या बन जाएगी? पूर्ण संख्या। जो संख्या जीरो से स्टार्ट होके अनंत तक चलती है उसे हम क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो लिख लेते हैं पहले, जो संख्या जीरो से शुरू होकर अनंत तक चलती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल में 0 0 1 2 लगा के अनंत तक। यानी इसमें केवल प्राकृत संख्या में जीरो शामिल हो गया तो वो संख्या कौन सी बन जाती है? पूर्ण संख्या बन जाती है। अब इस पूर्ण संख्या की विशेषता देख लेते हैं। अब इसमें क्या होता है? दो पूर्ण संख्याओं का योग पूर्ण संख्या ही होगा। अब जैसे दो पूर्ण संख्या को हम जोड़ेंगे ना, जैसे मान लीजिए 5 को और 7 को ले लिया, 5 + 7 = 12, 12 हो गए, तो ये क्या है? पूर्ण संख्या। और ये इसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। और प्राकृत संख्या को इंग्लिश में बोलते थे नेचुरल नंबर, इसलिए प्राकृत संख्या को n से डिनोट करते हैं। ये आप लिख लेना, प्राकृत संख्या को n से डिनोट करते हैं क्योंकि नेचुरल नंबर होती है। और पूर्ण संख्या, जो संख्या जीरो से स्टार्ट होके अनंत तक चलती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। और इनकी विशेषता, दो पूर्ण संख्याओं का योग पूर्ण संख्या ही होगा। और क्या है? दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल पूर्ण संख्या ही होगा। अब दो पूर्ण संख्या को जोड़ेंगे ना हम तो पूर्ण संख्या ही आएगी। और दो पूर्ण संख्या का गुणनफल है ना, जैसे 3 को 4 से गुणा किया तो 12 आ गए, तो ये क्या आई? वापस पूर्ण संख्या ही आएगी। ठीक है। और इसकी ये विशेषता और है कि इसको पूर्ण संख्या को W से डिनोट करते हैं। यानी W बराबर 1 0 1 2 3, यानी इसको W से डिनोट करते हैं, यानी इसको निरूपित करते हैं। पूर्ण संख्या बराबर, इसको पूर्ण संख्या को वापस ऐसे W बराबर 0 1 2 3 ऐसे लिख सकते हैं। इसकी एक और विशेषता क्या है कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या
होगी। इसमें क्या होता है कि सभी जो प्राकृत संख्या है वो क्या होगी, पूर्ण संख्या होगी। क्यों होंगी सभी प्राकृत? सभी प्राकृत इसलिए पूर्ण होगी क्योंकि इसमें क्या है, जीरो और एक, जीरो के अलावा एक एक, बाकी पूरा सेम टू सेम है। यानी जो संख्या प्राकृत है वो तो सभी क्या हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी, परंतु सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है। ऐसा सीट टेट में पिछली बार सवाल आया था। ठीक है, तो लिखना है सभी पूर्ण संख्या प्राकृत नहीं हो सकती है। अब इसमें क्या है, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है। कैसे? जैसे आप बोलोगे कैसे, क्योंकि मैंने ले लिया जीरो कि भाई जीरो, अब जीरो पूर्ण संख्या तो है, प्राकृत संख्या नहीं है, इसीलिए सभी पूर्ण संख्या, कुछ प्राकृत संख्या है जो, सॉरी कुछ पूर्ण संख्या है जो प्राकृत संख्या हो सकती है, परंतु सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है। बट सभी प्राकृत संख्या है जो पूर्ण संख्या हो सकती है। ये इनकी प्रॉपर्टीज थी, यानी विशेषता थी। ठीक है, पूर्ण संख्या की। और उसके बाद में अगला तीसरा, पूर्णांक, इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर नंबर। ठीक है, पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या क्या होती है, इसमें क्या होता है, ऋणात्मक और धनात्मक दोनों तरह की संख्याएं होती है और जीरो भी शामिल होता है। जैसे अभी मैं एग्जांपल, इसमें क्या होता है, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या सॉरी, जिसमें ऋणात्मक तथा धनात्मक व जीरो को भी शामिल किया जाता है। अब देखो क्वेश्चन आ गया कि पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या में कौन कौन सी संख्या आ सकती है? क्या प्राकृत संख्या आ सकती है, पूर्ण संख्या आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। यानी इसमें क्या होता है, ऋणात्मक भी होता है, धनात्मक भी होता है और जीरो भी शामिल होता है। जैसे -4, -3 ऐसे करके 0, 1, 2, 3 ऐसे, यानी प्लस की भी संख्या आती है, माइनस की भी आती है और जीरो भी आता है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज करके लिख लीजिए। ठीक है, फिर देखते हैं पूर्णांक संख्या की विशेषता, क्या प्रॉपर्टीज है इसकी। यानी पूर्णांक संख्या, जो संख्या ऋणात्मक भी हो, धनात्मक भी हो और जीरो भी इसमें शामिल हो, उसे क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, सबसे पहले सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है तथा धनात्मक में सबसे छोटा पूर्णांक 1 है।
अब आप ध्यान दीजिए, जो संख्या माइनस में होती है, जितनी भी माइनस में संख्या रहेगा ऐसे निरूपित होती है, ऐसे चलती है, जैसे -7, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये प्लस के ऐसी, यानी जो संख्या इस साइड से यानी दाईं साइड से बाईं साइड से हम दाईं तरफ जब बढ़ते हैं तो संख्या जैसे जैसे बड़ी होती जाती है, इसीलिए -1 सबसे बड़ा है ऋणात्मक में, और ये -2 बड़ा है या 1, तो आपका उत्तर होगा -1 बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि इस साइड जाती है तो संख्या बढ़ती रहती है। और अब देखो, जैसे ये -3 बड़ा है या फिर -1, तो इजी वे में पता कर सकते हैं कि -1 बड़ा है, क्योंकि इस साइड संख्या बढ़ती है और इस पे तो कर्ज 1 का है, इस पे कर्ज 3 का है, ठीक है ना। इसलिए आप समझ गए होंगे कि -1 है जो सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक है और धनात्मक में सबसे छोटा 1 है। 1 बड़ा या 2 बड़ा? इसमें तो 1 छोटा है और 2 है जो बड़ा है। इस टाइप संख्या आप निरूपित कर सकते हो। जैसे मैं उसके बाद में अगला है दो पूर्णांक संख्याओं का योग पूर्णांक संख्या ही होगा। 2 पूर्णांक संख्याओं का योग व गुणनफल पूर्णांक संख्या ही होगा। इनका क्या है? दो पूर्णांकों का योग क्या होगा? योग व गुणनफल की क्या होगा? पूर्णांक संख्या होगी। और इनका तो जैसे भाग में देते हैं, अगर पूरा भाग जाता है सही से तो भागफल भी पूर्णांक संख्या ही होगा, और अगर बाकी यानी घटाव है, पूर्ण संख्या है यानी पूर्णांक संख्या घटाव, तो भी वो भी क्या होगी? पूर्णांक संख्या होगी। तो ये भी हम लिख सकते हैं। और इसको पूर्णांक संख्या को W से डिनोट करते हैं, सॉरी I से डिनोट करते हैं। पूर्णांक संख्या को I से डिनोट करते हैं या फिर Z से लिखते हैं। अब क्यों लिखते हैं I से? क्योंकि इसका पहला अक्षर क्या है? इंटीजर। और Z इसलिए लिख रहे हैं कि ज़हरीर नामक गणितज्ञ ने इस संख्या को दिया, इसलिए इसको Z से भी डिनोट करते हैं। और I से, क्योंकि इसका फर्स्ट लेटर है जो I है, इंटीजर्स नंबर, इसलिए इसको बोलते हैं पूर्णांक संख्या। और अभी पूर्णांक संख्या की आपको हो गई। और एक नोट डाल के लिखिए आप, ज़हरीर सभी पूर्ण व प्राकृत संख्या पूर्णांक होती है। यानी सभी पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या क्या होगी? पूर्णांक, क्योंकि उसमें 0 भी है और 1 भी है, यानी पॉजिटिव है नेगेटिव दोनों में। तो क्या है? इसमें तो 0 और 1 से, जो संख्या 0 से स्टार्ट होती है उसको तो पूर्ण संख्या कहते हैं, जो संख्या 1 से स्टार्ट होती है उसको हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। तो ये वो दोनों ही संख्या क्या बन सकती है? पूर्ण संख्या, सॉरी पूर्णांक संख्या बन सकती है, परंतु सभी पूर्णांक क्या नहीं होंगे? प्राकृत या पूर्ण नहीं होंगे। तो लिख लेते हैं हम एक डायग्राम बना के, और मैं समझाऊंगा आपको। सभी पूर्णांक प्राकृत या पूर्ण
संख्या नहीं हो सकती है। अब क्यों नहीं हो सकती है? जैसे मैंने संख्या ले ली -4, अब -8 ले ली, ये प्राकृत संख्या है? नहीं है ना? नहीं है। पूर्ण संख्या है? नहीं है ना? नहीं है। तो ये पूर्णांक संख्या तो है, परंतु क्या नहीं हो रही है? पूर्ण ये सॉरी मतलब ये प्राकृत और पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। पूर्ण इसलिए लिखा मैंने सभी पूर्णांक प्राकृत या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, परंतु सभी पूर्ण व प्राकृत संख्या पूर्णांक हो सकती है। ठीक है, अब एक नोट डाल के लिखना है आपको। प्राकृत पूर्ण पूर्णांक में सभी संख्याओं का अंतर समान होता है। जैसे ये आप समझ लीजिए नोट डाल के कि प्राकृत पूर्ण पूर्णांक में सभी संख्याओं का अंतर है तो समान होता है। जैसे मान लीजिए हम संख्या रेखा से भी निरूपित करते हैं, जैसे 0 आ गया, ये -8 -3 -2 -1 0 1 +1 2 ऐसे करके 3 4, इन सभी संख्याओं का अंतर क्या है? बिल्कुल समान है, 1 1 1। ऐसे नहीं है कि प्राकृत संख्या में 1 से डायरेक्ट 3 आता है, 3 से 5 आता है, या पूर्ण संख्या में 1 से 5 आता है या 0 आता है, 1 से -1 आता है सीधा, ऐसे नहीं होता है। इन संख्याओं का अंतर क्या है? हमेशा समान रहता है। तो ये आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, या फिर पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं। अब मैं एक डायग्राम बना के बताता हूं आपको कि हम ये ऐसा हो सकता है और ऐसा नहीं हो सकता है। अब देखो, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब देखो, हमने 3 तरह की संख्या पढ़ी है। पहले तो पढ़ा हमने अंक, उसके बाद संख्या, उसके बाद 3 तरह की संख्या पढ़ी है, एक प्राकृत संख्या, एक पूर्ण संख्या और एक पूर्णांक संख्या। अब देखो, सबसे ऊपर वाली तो है आई यानी इंटीजर नंबर यानी पूर्णांक संख्या, ये तो क्या है? पूर्णांक संख्या। और दूसरे नंबर पे है ये क्या है? पूर्ण संख्या, ठीक है। और तीसरे नंबर पे है, और ये क्या है? प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या? प्राकृत संख्या। अब देखो, अब इस डायग्राम से आप समझो कि भाई कुछ पूर्णांक है जो क्या हो सकती है? प्राकृत संख्या हो सकती है, परंतु सभी प्राकृत है जो क्या नहीं हो सकती है? सभी प्राकृत है जो पूर्ण हो सकती है और पूर्णांक भी हो सकती है, परंतु सभी जो है ना पूर्णांक का बड़ा इतना बड़ा गोला है, परंतु प्राकृत तो बहुत छोटा है। तो यानी इस डायग्राम से आप समझ सकते हो कि ये सभी प्राकृत संख्या है, ये तो पूर्ण संख्या हो सकती है क्योंकि पूर्ण के अंदर आता है, और पूर्ण संख्या है सभी जो क्या हो सकती है? पूर्णांक संख्या हो सकती है क्योंकि पूर्णांक के अंदर आता है, ठीक है। तो और फिर इससे उल्टी बात रही कि सभी पूर्णांक है जो क्या नहीं हो सकते हैं? प्राकृत नहीं हो सकते। जैसे मैंने एग्जांपल दिया -4 एक पूर्णांक संख्या है, तो इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर भी नहीं है, वो इसके अंदर है, तो ये सभी पूर्णांक है जो क्या नहीं हो सकते हैं? पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। और सभी पूर्ण संख्या है जो क्या नहीं हो सकती है? प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। जैसे पूर्ण में हमने ले लिया 0, ठीक है, तो ये नहीं हो सकते। तो इस डायग्राम से आप समझ सकते हो कि प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक संख्याओं, इनकी विशेषता के बारे में हमने पढ़ा है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।